नमस्कार साथियों, गौरव ज्ञान धारा के नए प्लेटफॉर्म ओपीडी ऑब्जेक्टिव प्रश्न धारा पे आपका स्वागत है। जब मैं ये क्लास रिकॉर्ड कर रहा हूं तब इस पे 99 के सब्सक्राइबर जुड़ चुके हैं और हो सकता है कि आप में से कोई साथी ये क्लास देख रहा हो जब हम 100 के क्रॉस कर चुके हो, जो अपना ही प्लेटफॉर्म है और स्पेशल जैसा कि इसका नाम है ओपीडी ऑब्जेक्टिव प्रश्नों के लिए बनाया गया है, जो आप देख भी पाओगे। आज अपन 50 शानदार प्रश्न दमदार तरीके से तैयार करने वाले हैं और इन 50 प्रश्नों में से आप ये मानकर चलना कि आपको मतलब 35 प्लस आप जा रहे हो ना इस 50 प्रश्नों में, यानी कि आप बहुत अच्छी तैयारी के साथ में चल रहे हो। मैं जो प्रश्न लेकर आया हूं 50 प्रश्न, वो सारे के सारे जो है गत एग्जाम में बन चुके हैं, गत परीक्षा के अंदर, यानी किसी न किसी परीक्षा में ये बने हुए प्रश्न है। तो इससे क्या होगा, आप लोगों को पैटर्न पता चलेगा। मैं हल्की फुल्की व्याख्या भी करूंगा इसमें हल्की फुल्की इसलिए करूंगा क्योंकि 50 प्रश्न है और पूरे के पूरे अपन को करने इस सेशन में। वैसे मैं 10-12 प्रश्न की क्लास भी लेके आता हूं इसमें, जिसमें बहुत दमदार व्याख्या करता हूं, फिर वो एक प्रश्न की व्याख्या 10-15 मिनट तक चलती है। और यहाँ पे जो है अपन साथ साथ में देखेंगे और इससे क्या है, आप लोगों का कॉन्फिडेंस लेवल बूस्ट होगा। इस क्लास के पीछे उद्देश्य क्या है, एक तो आप लोग क्या आ सकता है, कैसा आ सकता है, हमें क्या पढ़ना है, इससे रिलेट कर पाओगे इसे और आप लोगों का कॉन्फिडेंस लेवल बूस्ट होगा। जैसे कि अभी सांख्यिकी अधिकारी का पेपर आज ही हुआ है, ठीक है, तो आज आपने देखा ही होगा। मैं बार बार कहता हूं विद्यार्थियों को, ज्यादा गहरे गोते नहीं लगाने, पहले बेसिक मजबूत करो। आधार मजबूत होगा तो बिल्डिंग चाहे कितनी मंजिला खड़ी कर दोगे हो जाएगा। अधिकारी पोस्ट में क्या है, सांख्यिकी अधिकारी। अधिकारी वाले पेपर में नहीं गए बार, आरएस में देख लेना आप, चाहे आरएस में भी नहीं जाएंगे। जब मेहनत शिद्दत से की जाती है, आप लोग भी मेहनत शिद्दत से कर रहे हो, तो नतीजा आप लोगों के पक्ष में आएगा। अच्छा, इसमें आप लोगों को आज के सेशन में एक भी प्रश्न ऐसा नहीं मिलेगा जिसको देख के आप लोगों के अंदर से हिल जाए, अरे यार ये कहां से आया वो, क्योंकि मैं भय का माहौल नहीं बनाना चाहता, आप लोगों को भय के माहौल से निकालना चाहता हूं। तो इसमें कहीं भी वो उद्देश्य नहीं है कि विद्यार्थी इससे आकर्षित होकर जुड़े, आकर्षित करना उद्देश्य नहीं है। क्या आकर्षित करें, जीजीडी के प्रयास आप सभी को पता है, अरे दुनिया जान गई अब तो कि हमारे प्रयास क्या है, हमारा उद्देश्य क्या है। तो मेन मोटिव क्या है इसका, इस क्लास का, इस सेशन का, कि आप लोगों का कॉन्फिडेंस लेवल बूस्ट हो और आप लोगों के अंदर एक ऊर्जा हो कि हाँ वी कैन डू इट। ठीक है, तो चले करें शुरू दमदार तरीके से। शेयर कर देना और जो सब्सक्राइब नहीं किए हुए हैं ओपीडी को, वो सब्सक्राइब कर देना, क्योंकि जीजीडी जो है कंसेप्ट को क्लियर करवाता है और ओपीडी आप लोगों के लिए प्रश्नों के फॉर्मेट को बताता है कि ऐसे हैं और इस तरीके से आगे बढ़ना है। करें शुरुआत, चलिए। तो ये प्रश्न कहीं ना कहीं एग्जाम में आए हुए सारे के सारे। पहला सवाल आप लोगों के लिए ये रहा, एक स्लाइड पे 3-3 सवाल देखने को मिल रहे हैं, तो बढ़िया देखो, उत्तर देने हैं आप लोगों को। प्रश्न जो है पूरा पढ़ना आना चाहिए और ऑप्शन जो है उनके अनुसार अपने को उत्तर देना आना चाहिए, यही स्किल्स डेवलप करनी है। ठीक है, राजस्थान का क्षेत्रफल कितना है, 34/39 किलोमीटर, 1 32 139 मील, अ तथा ब दोनों या इनमें से कोई नहीं। अब आप लोगों को जो है इसका उत्तर बताना है, यानी कि सबसे पहले तो देखो प्रश्न कितना ही सरल हो चाहे कितना ही भारी हो, आप लोगों को ऑप्शन सारे पढ़ने। कई जने क्या करते हैं, पहला उत्तर देखा, अरे 34/39 सर बताओ ना कि 34/39 वर्ष की थी, 10/41 के मकान में रहती थी, उसके पास 5,920 रुपए की संपत्ति थी वगैरह। क्यों, हाँ यही है। फिर देखो 1 32 139 मील है, यहाँ मील में लिखा हुआ है, यहाँ किलोमीटर में। ये पहली बार बना था रोडवेज एग्जाम में, लगभग 2013 की बात है, तब बना था। और ये वर्ग मील है ना, तो इसलिए मील में है और ये किलोमीटर में है, इसलिए इसका उत्तर क्या होगा, अ तथा ब दोनों होंगे इसके उत्तर। ठीक है, और क्या पूछ सकते हैं, राजस्थान से संबंधित एक और बताऊं कि राजस्थान का आकार पूछा जा सकता है। क्या पूछा जा सकता है, राजस्थान की आकृति पूछी जा सकती है कि राजस्थान की आकृति कैसी है। तो कैसी है, पतंगाकार है। कैसी है, पतंगाकार है। या फिर क्या कह सकते हैं इसे, और विषम कोणीय चतुर्भुजाकार, विषम कोणीय चतुर्भुजाकार। ये तो है अपना लेवल सामान्य। अब देखो यही चीज जो धीरे धीरे लेवल कैसे बढ़ेगा, मैं आप लोगों को बताता हूं ना। यही चीज कब बढ़ेगी, जब इसका लेवल बढ़ेगा, ये पूछ लिया जाए कि विषम कोणीय चतुर्भुजाकार किसने कहा, तब आपको ध्यान रखना है ये कहा है TH हैंडले ने। किसने कहा, TH हैंडले ने। ये लेवल बढ़ गया, बस इससे ज्यादा आकृति में मुझे नहीं लगता कि इससे ज्यादा बढ़ा के लेवल पूछा जा सकता है या प्रश्न बनेगा भी।
चलिए भैया नेक्स्ट, राजस्थान का सबसे बड़ा जिला कौन सा है? नए जिलों के गठन के बाद में बताना है, ठीक है। सबसे बड़ा जिला, ऑप्शन है जोधपुर ग्रामीण, जैसलमेर, बाड़मेर या फलोदी। बताओ। देखो जिलों के गठन के बाद में भी सबसे बड़ा जो क्षेत्र है उसमें पश्चिमी राजस्थान ही है अभी तक, यानी कि सबसे बड़ा जिला आप लोगों के क्या रहेगा? जैसलमेर ही रहेगा। अच्छा, सबसे छोटे जिले में जो है, जैसे जिले बने नए नए तो दूदू सबसे छोटा जिला, अखबारों ने भी छापा और ऐसा कहने लगे, लेकिन धीरे धीरे स्थिति क्लियर हुई, तब पता चला कि जोधपुर शहर जो है वो सबसे छोटा जिला है, जोधपुर शहर। लेकिन फिर भी छोटे जिले का प्रश्न अभी एग्जामों में नहीं बनेगा। क्यों नहीं बनेगा? कि जब ऑफिशियल डेटा बिल्कुल किलोमीटर के हिसाब से, क्षेत्रफल के हिसाब से जारी होंगे, तभी छोटे जिले का सवाल बन सकता है। बड़े का तो फिर भी बन जाएगा, क्योंकि बड़ा तो स्पष्ट है, ठीक है। तो ये ध्यान रखना। देखो, घोड़े की नाल की आकृति वाली रामगढ़ पहाड़ी कहां स्थित है? रामगढ़ पहाड़ी, ये आकार पे प्रश्न पूछे जाते हैं। जैसे कि एक ये भी प्रश्न बनता है कि गोलाकार पहाड़ियां कहां हैं? गोलाकार, तो गोलाकार जो है आपके बाड़मेर, बालोतरा, सिवाना, जालोर, यहां पे जो है अरावली पर्वतमाला में गोलाकार पहाड़ियां देखने को मिलती है। सर्पिलाकार भी पूछ लेते हैं, ठीक है, सर्पिलाकार भी पूछी जा सकती है, ये अपने अजमेर सेंद्रा तरफ है। देखो मुकुंदरा की पहाड़ियां, ये कहां है? कोटा में। शाहबाद क्षेत्र, ये कहां है? बारा में। डग गंगदार की पहाड़ियां, ये कहां है? ये भी कोटा झालावाड़, ठीक है। गोडवाड़ क्षेत्र, ये कहां है? ये है लूनी नदी का बेसिन क्षेत्र जो है वो गोडवाड़ प्रदेश के नाम से जाना जाता है, ठीक है। अब इसमें से उत्तर बताना है। अच्छा, यही चीज इस तरीके से भी पूछी जा सकती है, हॉर्स शू टाइप पहाड़ियां। अब हिंदी में लिख दो चाहे इंग्लिश में, हॉर्स शू, घोड़े की नाल। घोड़ा नाल कहां पहनाई जाती है? घोड़े को खुर में, पैरों में, यानी हॉर्स का शूज है, ये घोड़े के जूते हैं, ठीक है। हॉर्स शू टाइप पहाड़ियां, अर्धचंद्राकार भी कह सकते हो, कैसे भी प्रश्न बने आप लोगों को करना है। इसका सही उत्तर बिल्कुल कहां है? शाहबाद उच्च क्षेत्र, ये कहां है? रामगढ़ बारा, रामगढ़ बारा के अंदर है कि नहीं? ठीक है, चलिए लीजिए स्क्रीनशॉट, फिर बढ़ते हैं आगे। ठीक है, हाँ नेक्स्ट चौथा प्रश्न। अच्छा, कहीं किसी को कोई डाउट भी रह जाए तो चिंता नहीं करनी, एक बार बढ़ो आगे, मैं खुद भी जो है पूरी क्लास को वापस रिव्यू करता हूं, और कुछ डाउट रह भी जाए तो या तो टेलीग्राम पे बता देता हूं या फिर इसी वीडियो के कमेंट में पिन कर दिया जाता है, ठीक है। तो वहां निश्चिंत रहना है आप लोगों को। राजस्थान के किस जिले में सहरिया जनजाति केंद्रित है? क्या प्रश्न है? राजस्थान के किस जिले में सहरिया जनजाति केंद्रित है? अब सहरिया जनजाति राजस्थान की एकमात्र ऐसी जनजाति है जो आदिम जनजाति समूह के अंदर सम्मिलित है, ठीक है। इसके कारण पहले तो मैं इसका उत्तर बता दूं, आप लोग बताओ। देखो सिरोही में जो है वो गरासिया जनजाति है। सिरोही में कौन सी ज्यादा है? जनजाति की बात करें तो गरासिया, ठीक है। उदयपुर चित्तौड़ में यदि जनजाति की बात करें तो भील जनजाति ज्यादा है, ठीक है। डूंगरपुर बांसवाड़ा की भी अपन बात करें तो एक तो डामोर सिमलवाड़ा डूंगरपुर में सबसे ज्यादा है, और एक भील, तो ये है। पीछे क्या बचा? 12, तो इसका उत्तर क्या है? 12 इसका उत्तर है। सहरिया जनजाति के कारण ही 12 को जो है काली हांडी के नाम से भी जानते हैं। किस नाम से जानते हैं? काली हांडी के नाम से भी जाना जाता है, जिसमें शाहबाद का क्षेत्र, किशनगंज का क्षेत्र, ये जो है सबसे ज्यादा सहरिया बाहुल्य क्षेत्र है, ठीक है। और नेक्स्ट प्रश्न पे, खोयतू वस्त्र संबंधित है किससे? मीणा जनजाति से, भील जनजाति से, गरासिया से या सहरिया से? बताइए। खोयतू वस्त्र, बताओ उत्तर। 50 प्रश्न पूरे अपन जो है इसमें पढ़ेंगे। देखो खोयतू जो है वो है भील जनजाति से संबंधित है, और ये होता क्या है? तंग धोती होती है। क्या होती है? तंग धोती होती है। क्या? तंग धोती। और नेक्स्ट प्रश्न, आदिवासियों में लीला मोरिया संस्कार किससे संबंधित है? यानी कि कौन सी जो है जो परंपरा है उससे संबंधित है लीला मोरिया, ठीक है। देखो जन्म से, कन्यादान से, विवाह से या मृत्यु से? बताओ। तो ये है आप लोगों के विवाह से संबंधित है। किससे संबंधित है? विवाह से, ठीक है, ये ध्यान रखना है।
ठीक, ले लो स्क्रीनशॉट, बढ़ते हैं आगे। 6 प्रश्न ही हुए हैं अभी तो, और सारे के सारे प्रश्न जो है आए हुए हैं। ठीक है, देखो कालीबंगा सभ्यता का उत्खनन कितने स्तरों में किया गया है, ये भी प्रश्न आए हुए, और मैंने आप लोगों को बताया भी है, और गिनती से भी सिखाया था, एबीसीडी से भी सिखाया था, सब तरीके से याद करवाया था। कालीबंगा सभ्यता स्थल है कहां, कहां है, हनुमानगढ़। कहां है, हनुमानगढ़। इसमें एक तो ये ध्यान रखना, एक ये ध्यान रखना है कि ये सैंधव सभ्यता स्थल है। सैंधव कालीन कह सकते हो, सैंधव सभ्यता स्थल कह सकते हो, सैंधव सभ्यता स्थल है। ठीक है, यहां पे एक पल्ली का तो दरवाजा मिला है। ठीक है, बताया था कि नहीं बताया था। ठीक है, और क्या बताया था, तीसरी राजधानी कहा गया है हड़प्पा सभ्यता की, दशरथ शर्मा ने कहा है। फिर 7 अग्निकुंड हवन कुंड मिले हैं, ये बताया था, और 5 स्तर जो है खुदाई के यानी उत्खनन के मिले हैं। तो उत्तर क्या है, स है, यानी कि 5। ठीक है, गणेश्वर सभ्यता वर्तमान में किस जिले में स्थित है। अब चूंकि ये नए जिलों के आधार पर प्रश्न है, तो देखो सीकर, नीम का थाना, जयपुर या उदयपुर, बताओ। तो पहले ये सीकर के अंदर आती थी, लेकिन सीकर से जो है नया जिला बना है, कौन सा, नीम का थाना। कौन सा बना है, नीम का थाना बना है। तो उत्तर क्या है, नीम का थाना। ये गणेश्वर सभ्यता जो है ये ताम्रयुगीन सभ्यता है। कैसी, ताम्रयुगीन सभ्यता है। और यहां पे विशेष आकर्षण जो है पत्थर के बांध, पत्थर के बांध और ताम्र आयुध, क्या, ताम्र आयुध ये मिले हैं, बाणाग्र मिले हैं। तो ये आप लोगों को ध्यान रखना है। और नेक्स्ट, बैराट के पास भीम जी की डूंगरी के तल पर खाली जगह के शिलालेख और लघु शिलालेख की खोज की गई। बताओ किसके, चालुक्यों के, मुगलों के, अशोक के या राठौड़ों के। बताओ बैराट। अब बैराट जो देखोगे ना आप, तो बैराट है वैसे देखा जाए तो महाभारत कालीन, क्या महाभारत कालीन संस्कृति के अवशेष मिले, महाभारत कालीन। ये है कहां, ये वर्तमान में कोटपुतली बहरोड जिले में है, कोटपुतली बहरोड जिले के अंदर है। ठीक है, अब बताओ इसका उत्तर जो है साथियों वो आपके है अशोक। क्यों, क्योंकि यहां पे मौर्यकालीन अवशेष मिलते हैं। मौर्यकालीन पढ़ा रखा है मैंने पूरा का पूरा, सब पढ़ाए हुए ही प्रश्न है। ठीक है, मौर्यकालीन अवशेष मिलते हैं। ठीक है, लियो स्क्रीनशॉट, ले लो, ले हट जाता हूं। और नेक्स्ट 10वां प्रश्न, किस संस्कृति से जुड़े स्थल प्रमुख रूप से बनास तथा उसकी सहायक नदियों की घाटियों से प्राप्त हुए हैं। यानी कि इसे बनास संस्कृति के नाम से भी जाना गया है। ठीक है, बनास नदी और उसकी सहायक नदियों की घाटियों से प्राप्त होते हैं। बताओ, देखिए गणेश्वर संस्कृति, लोहयुगीन संस्कृति, आहड़ संस्कृति या हड़प्पा संस्कृति। बताओ, देखो हड़प्पा कालीन स्थल की बात करें अपन तो यहां अपने राजस्थान में हनुमानगढ़ के अंदर मिलते हैं। ठीक है, जैसे कालीबंगा हो गई, तो वहां पे तो आपने बनास नदी है ही नहीं। गणेश्वर संस्कृति देखी जाए तो नीम का थाना, वहां तो कांतली नदी है, तो वो भी होगी नहीं। लोहयुगीन तो नोह और वे ये नदियां हैं, तो वो भी नहीं है। इसका उत्तर क्या है, आहड़ संस्कृति। क्या है, आहड़। कहां है ये, उदयपुर। और उदयपुर, राजसमंद, ये कौन सा बेल्ट है, बनास नदी वाला, इसीलिए इसे बनास संस्कृति भी कहा जाता है। ठीक है, चलिए नेक्स्ट, राजस्थान की वह सभ्यता जिसे ताम्रयुगीन सभ्यता की जननी कहा जाता है। क्या कहा जाता है, ताम्रयुगीन सभ्यता की जननी, या एक और शब्द आ सकता है लिखा हुआ ताम्र संचय। क्या, ये आरबीएससी की किताब में लिखा हुआ है, ताम्र संचय सभ्यता। बोलो, ऐसे ऐसे प्रश्न बनते हैं और बहुत आसानी से आप लोग धैर्य के साथ पढ़ो, आप सही दिशा में आगे बढ़ रहे हो। बताओ, आहड़, गणेश्वर, नोह या बालाथल। बताओ इसमें से क्या उत्तर है, 11वें का। अच्छा, कमेंट में जैसे उत्तर बता रहे हो ना, तो प्रश्न संख्या के साथ में बताना। और उत्तर आप लोगों को कमेंट में सिर्फ तब करना है जब ये क्लास प्रीमियर पे चल रही है, यानी लाइव के जैसे, तो लाइव चैट में। बाद में क्लास पूरी हो गई और आप इस क्लास को पूरी होने के बाद में देख रहे हो, तब आपको कमेंट में उत्तर नहीं लिखने हैं, क्योंकि उसमें फिर कमेंट जो है उसमें आप क्लास के बारे में रिव्यू दे सकते हो, या मेरे से कहीं गलती हुई तो वो बता सकते हो। बाकी उत्तर आपको सिर्फ लाइव चैट के अंदर ही देने हैं। ठीक है, चलिए तो बताओ भाई, ताम्रयुगीन सभ्यता की जननी किसे कहा गया है। जननी कहा गया है गणेश्वर को। किसे कहा गया है,
गणेश्वर सभ्यता को जननी कहा गया है। ठीक है, ताम्रवती नगरी के नाम से जाना गया है, तब पूछेंगे तो आहड़। नोह कैसी सभ्यता है, तो देखो नोह जो है वो लोह युगीन सभ्यता है। कैसी है, लोह युगीन सभ्यता है, नोह भरतपुर। और बालाथल, बालाथल से 11 कमरों का विशाल भवन मिला है, वल्लभ नगर उदयपुर। ठीक है, ये सारी चीजें आप लोगों को मैं साथ साथ बताता चल रहा हूं। निम्न में से किसी कालीबंगा प्रथम के नाम से भी जाना जाता है, बहुत अच्छा प्रश्न। कालीबंगा प्रथम, 12वां, गरदड़ा, ईश्वाल, ओजियाना या सौंथी, बताओ देखें, गरदड़ा, ईश्वाल, ओजियाना या सौंथी। तो इसका उत्तर आप लोगों के, देखो पहले तो मैं आप लोग उत्तर बताओ जितने, मैं थोड़ी सी आप लोगों को इसकी व्याख्या बता देता हूं। ये गरदड़ा जो है वो बूंदी के अंदर है, बर्ड रॉक पेंटिंग के लिए जाना जाता है। ठीक है, ओजियाना वर्तमान में ब्यावर के अंदर आता है। ठीक है, ओजियाना वर्तमान में ब्यावर के अंदर आता है। ये ईश्वाल उदयपुर है, ईश्वाल की पहाड़ियां भी है। और ये सौंथी जो है वो बीकानेर के अंदर है। ठीक है, अब बताओ उत्तर क्या है, उत्तर है इसका सौंथी सभ्यता। क्या है, सौंथी। सौंथी जिसने उत्तर दिया है वो सभी के सही है। उत्तर क्या है, सौंथी, जिसे कालीबंगा प्रथम के नाम से भी जाना जाता है। ले स्क्रीनशॉट बढ़ा आगे, 12 प्रश्न ही हुआ है हाल तो। प्रश्न, राजस्थान में प्रतिहार वंश के संस्थापक हरिश्चंद्र की राजधानी थी। देखो एक तो फैक्ट इसके अंदर ही आ गया कि प्रतिहार वंश के संस्थापक यानी कि गुर्जर प्रतिहार संस्थापक कौन थे, हरिश्चंद्र, राजधानी इनकी थी। ये प्रश्न बना और आप मान के चलो कि बहुत अच्छी अच्छी जगह बना है। ठीक है, यानी अच्छे एग्जाम के अंदर बना है। तो प्रतिहार वंश की राजधानी बतानी है, जिसमें हरिश्चंद्र की राजधानी बतानी है। देखो मेड़ता, जालोर, बीनमाल और मंडोर, स्थान चारों देखोगे तो चारों गुर्जर प्रतिहार वंश से संबंधित रहे हैं, लेकिन उत्तर बताना है आप लोगों को। बताओ, इसका उत्तर है साथियों आप लोगों के मंडोर। और ये हरिश्चंद्र जो है इन्हें गुर्जर प्रतिहार वंश का आदि पुरुष कहा जाता है। गुर्जर प्रतिहार वंश का आदि पुरुष कहा जाता है। ठीक है, नेक्स्ट, अजमेर के पास स्थित पुष्कर, ठीक है, 52 घाट झील है, जिसे कोंकण तीर्थ कहा जाता है, पंचम तीर्थ कहा जाता है। बहुत विशेषता है इसकी। तो पुष्कर में वराह मंदिर का निर्माण किसने करवाया? अब चूंकि अजमेर की बात हो रही है तो दिखती बात है कि यहाँ पे चौहानों का शासन रहा था। ठीक है, एक सांख्यिकी जो है ना अपने, ये अभी सांख्यिकी अधिकारी का पेपर हुआ ना, उसमें पंजुन राज का एक प्रश्न आया था वन लाइनर के अंदर, और मैंने स्कूल लेक्चरर वाले बैच में भी शायद बताया है, और वन लाइनर के अंदर, क्योंकि बहुत अच्छा और गहराई वाला प्रश्न है। जब जहां पे जिस लेवल पे जाना होता है मैं वहां पे जाता जरूर हूं, उस लेवल तक। तो मैंने वन लाइनर के अंदर भी, जैसे हिस्ट्री कला संस्कृति वाली आपने वन लाइनर देखी होगी, दे रखा है वहां पे, महोबा विजय के बाद में किसको वहां का प्रशासक बनाया पृथ्वीराज चौहान ने, ये प्रश्न मैंने वहां पे वन लाइनर में दिया। टेस्ट सीरीज में भी दे रखा है। ठीक है, टेस्ट सीरीज में भी दे रखा है, और क्लास में भी जो इस लेवल की क्लासेस थी, जैसे कि स्कूल लेक्चरर है, सेकंड ग्रेड है, सब में बताया, पंजुन राज बताया था, यानी चौहान, पृथ्वीराज चौहान से संबंधित रहा है। वहां पूछा यही था कि कौन से वंश से संबंधित रहा, तो चौहान वंश से। देखो प्रश्न कोई भी बाहर नहीं जाता, सारी चीजें जो है कवर की जाती है। बस आप लोग यदि कंटिन्यू नहीं रहते ना, भटकते हो तो कभी यहाँ कभी यहाँ कभी यहाँ, तो कहीं का भी फायदा नहीं मिलेगा। एक ही जगह रहो, एक ही जगह से पढ़ रहे हो, जैसे कहीं से भी पढ़ो भली, लेकिन वो जितने जितने आप लोगों को चीजें करवाते हैं तो निश्चित रूप से वहां से प्रश्न बनते हैं। ठीक है, अजमेर के पास स्थित पुष्कर में वराह मंदिर का, देखो वराह मंदिर भी और 12 मंदिर भी, वराह मंदिर का निर्माण भी करवाया इन्होंने और 12 मंदिर का निर्माण भी कराया, और इसका उत्तर है आप लोगों के अर्णोराज। ठीक है, इन्हें और किस नाम से जानते थे, इन्हें आनाजी भी कहा जाता था। ठीक है, और आना सागर झील का निर्माण भी इन्होंने ही करवाया। और आगे, विख्यात स्मारक अढ़ाई दिन का झोंपड़ा या तत्कालीन संस्कृत महाविद्यालय का निर्माण किसके द्वारा करवाया गया? देखो ये प्रश्न ऐसे के ऐसे लैंग्वेज से बना है, मैंने आज जितने भी प्रश्न शामिल किए हैं सारे बन चुके हैं कहीं ना कहीं। तो ये अढ़ाई दिन का झोपड़ा, ठीक है, अढ़ाई दिन का झोपड़ा, तो ये है कि भाई बाद में तोड़ के बनाया गया, पहले क्या था, तत्कालीन संस्कृत महाविद्यालय। तो इसका निर्माण किसके द्वारा करवाया, यानी कि स्पेशली फोकस किसके ऊपर करना है, संस्कृत महाविद्यालय। अब यहाँ पे 4 चौहान वंश के शासक दे रखे हैं ऑप्शन के अंदर, विग्रहराज चतुर्थ, इसे चतुर्थ करना, ये टाइपिंग मिस्टेक है, विग्रहराज चतुर्थ, पृथ्वीराज प्रथम, अर्णोराज या अजयराज।
देखो अजय राज तो वह व्यक्ति है जो अजमेर को बसाता है, तारागढ़ दुर्ग बनवाता है, ठीक है, जिसके नाम से अजमेर जो है जाना जाता है। पृथ्वीराज प्रथम, जिसको अपन ने चौहान वंश में पढ़ा था, प्रश्न ज्यादा नहीं बनते, पृथ्वीराज तृतीय से ज्यादा बनते हैं, ठीक है। अर्णोराज आनाजी और विग्रहराज चतुर्थ, जिसे विग्रहराज को और किस नाम से जाना जाता है, विशल देव, विशल देव के नाम से भी जाना जाता है। और आप लोगों का जो उत्तर है वो भी क्या है, विग्रहराज चतुर्थ ही उत्तर है। और यहां पे इसके ऊपर यानी कि ये जो अढ़ाई दिन का झोपड़ा है ना, इसके ऊपर हरिकेली नाटक की पंक्तियां भी देखने को मिलती है। हरिकेली नाटक की पंक्तियां भी देखने को मिलती है, ठीक है। चलो ले लो स्क्रीनशॉट, बढ़ते हैं आगे। 15 प्रश्न हुए हैं अभी। हाँ, 16वां प्रश्न आप लोगों के सामने। राणा सांगा की मृत्यु कब हुई? एक ऐसा शासक जिसे 80 घाव लगे फिर भी जो है हार मानने को तैयार नहीं था। राणा सांगा 80 घाव, बोलो आपने एक उगोवे नहीं तो ये अपा हार मान लो, 80 घाव। इसीलिए इसे कहा जाता था सैनिकों का भग्नावशेष। क्या कहते थे? सैनिकों का भग्नावशेष कहा जाता था। और क्या कहते थे इसे? हिंदू पद। ये सारे प्रश्न बनेंगे और बनते हैं, ये हिंदू पद कहा जाता था, ठीक है। किससे संघर्ष किया? बाबर से संघर्ष किया। किससे? बाबर से संघर्ष किया, ठीक है। बताओ 30 जनवरी 1528, 30 जुलाई 1527, 28 अगस्त 1529 या 29 नवंबर 1530? ये प्रश्न बना था डेट से, ऐसे का ऐसे प्रश्न बना था। बिल्कुल उत्तर क्या है? 30 जनवरी 1528। कहां मृत्यु? बसवा दौसा, ठीक है। नेक्स्ट प्रश्न। मुगल शासक जहांगीर की माता किस राजपूत वंश से संबंधित थी? यूं का यूं प्रश्न बना, बोलो। कछवा, राठौड़, परमार या चौहान? देखो राजस्थान का पहला राजपूत वंश जिसने मुगलों से संबंध स्थापित किए तो वो था कछवा वंश। अब मैंने एक बार बताया था विद्यार्थियों को कि मालदेव से रिलेटेड बताया था, वो अफगानों से संबंध किए थे। तो विद्यार्थी क्या करते हैं, मुगल कह दिया या मुस्लिम कह दिया एक ही समझते हैं। अरे अलग अलग होते हैं, मुगल अलग थे, सल्तनत काल में तो लोधी अलग थे, सारे अलग अलग, सैयद अलग थे, सब अलग थे। तो वहां शब्दों का फेर होता है, वहां पे समझने की जरूरत होती है, ठीक है। मुगलों से सर्वप्रथम संबंध स्थापित करने वाला राजस्थान का जो वंश था वो कछवा वंश था। और इसी कछवा वंश की ही ये रानी थी, जिसे किस नाम से जाना जाता था? जहांगीर की माता हरकाबाई। क्या कहते थे? हरका भी लिखा मिल सकता है, ठीक है। हरकाबाई भारमल की पुत्री थी। भारमल ने सबसे पहले अपनी पुत्री का विवाह करके अकबर से और ये वैवाहिक संबंध स्थापित किए थे। फिर अकबर का पुत्र जहांगीर इसी से हुआ था, ठीक है। चलिए, शासक बनने से पहले कौन कीका के नाम से जाना जाता था? बहुत इंपॉर्टेंट और बहुत बेसिक प्रश्न है, लेकिन ऐसे प्रश्न बने हैं और ऐसे प्रश्न आगे भी बनते रहेंगे जिन पे हमें कमांड करनी है। तो महाराणा सांगा, महाराणा प्रताप, महाराजा जसवंत सिंह या राजा मान सिंह? बताइए उत्तर क्या है? महाराणा प्रताप, मेवाड़ केसरी, ठीक है। महाराणा प्रताप। जन्म कब हुआ था इनका? कहां हुआ था जन्म? ये जन्म से रिलेटेड भी पूछते हैं। 9 मई 1540। कहां? बादल महल कुंभलगढ़ के अंदर है, ठीक है, कुंभलगढ़। ले लो स्क्रीनशॉट, बढ़ते हैं आगे। 19वां प्रश्न। राजस्थान के किस शहर को सीवी रमन ने, अब प्रश्न के अंदर भी उत्तर है आप लोगों के लिए, मतलब प्रश्न के अंदर भी फैक्ट है, कौन से शहर को सीवी रमन ने आइलैंड ऑफ ग्लोरी नाम दिया? आइलैंड ऑफ ग्लोरी के नाम से डायरेक्ट भी पूछ सकते हैं कि आइलैंड ऑफ ग्लोरी के नाम से किसे जाना जाता है, या फिर डायरेक्ट ऐसे भी पूछ सकते हैं सीवी रमन ने क्या नाम दिया, ठीक है। तो बताओ, देखें, जयपुर, उदयपुर, कोटा या जैसलमेर? आप लोगों के सामने 4 ऑप्शन है। बिल्कुल इसका उत्तर है आपके जयपुर, ठीक है।
अपनी पिंक सिटी, अपनी राजधानी। उदयपुर को किस नाम से जाना जाता है? पूर्व का वेनिस। और ये प्रश्न भी अभी अभी हाल ही में एक एग्जाम अभी बना है, कौन सा एग्जाम हुआ है? कॉलेज व्याख्या था नहीं, जूनियर अकाउंटेंट में बना है शायद ये, है ना। जैसलमेर को क्या कहा जाता है? रेगिस्तान का अंडमान या गलियों का शहर, क्या कहते हैं? गलियों का शहर, ठीक है। इसका उत्तर तो क्या है? ये है, देखो उत्तर ये है, जयपुर है, ठीक है उत्तर। कोटा को किस नाम से जाना जाता है? शिक्षा नगरी, राजस्थान की शिक्षा नगरी। लेकिन अभी कंडीशन यहाँ बहुत खराब है, बहुत प्रेशराइज हो रहे हैं बच्चे, इतना प्रेशराइज नहीं होना चाहिए। इसीलिए मैं भी ये वाली क्लास लेके आऊं कि आप प्रेशर रिलीज हो। कुल मिला के क्लास से प्रेशर रिलीज होना चाहिए, प्रेशर बढ़ना नहीं चाहिए, भय का माहौल नहीं होना चाहिए। पढ़ाई बहुत अच्छी तरीके से कर रहे हो तो अच्छी तरीके से आगे बढ़ोगे। एक आध सवाल कोई भारी आ जाता है या एक आध सवाल आप लोगों को नहीं आता है तो कोई टेंशन वाली बात नहीं है, ठीक है। आराम से बढ़ो, आराम से पढ़ो, कोई दिक्कत नहीं है। हल्दी घाटी के युद्ध के पश्चात महाराणा प्रताप ने मुगलों के विरुद्ध कहां से संघर्ष जारी रखा? अब हल्दी घाटी का युद्ध कब हुआ भाई? युद्ध के पश्चात की बात कर रहे हैं तो ये भी थोड़ा सा ध्यान में रखें ना। हल्दी घाटी का युद्ध कब हुआ? 18 जून 1576, ठीक है। 21 जून भी पढ़ने को मिलता है, जो मैं क्लियर कर चुका हूं पहले। अलग अलग नाम पढ़ने को मिलते हैं, रक्त तलाई के नाम से भी जाना जाता है, सारी चीजें। किसके किसके मध्य? महाराणा प्रताप और मान सिंह थे वैसे, लेकिन मुगलों के और अपने मेवाड़ के मध्य हुआ था। बताइए, दिवेर, चावंड, आवरगढ़ या गोगुंदा, कहां से संघर्ष जारी रखा? हल्दी घाटी के युद्ध के बाद कहां से संघर्ष जारी रखा है? तो संघर्ष जारी जो रखा गया है वो आप लोगों को ध्यान रखना है, चावंड से। और चावंड को ही क्या बनाया था? संकटकालीन राजधानी, संकटकालीन, आपातकालीन कह सकते हो, कालीन राजधानी। और ये पूछे कि इसके युद्ध के बाद में अस्थायी राजधानी किसे बनाया था तुरंत? तो तब बनाया था आवरगढ़ को। आवरगढ़ को अस्थायी राजधानी बनाया था, लेकिन संकटकालीन आपातकालीन राजधानी चावंड को बनाया गया था, ठीक है। चलिए नेक्स्ट प्रश्न। अजमेर नगर की स्थापना से पूर्व अजमेर के चौहानों की राजधानी क्या थी? अजमेर नगर की स्थापना अजय राज के समय हुई। इससे पहले चौहानों की राजधानी क्या थी? यानी कहां से उठे हैं, वही प्रश्न है। बताओ। सांबर, नाडोल, जालोर, रणथंभौर, सारे के सारे चौहानों से संबंधित है और सारे के सारे करवा रखे और बहुत अच्छी तरीके से याद करवाए ट्रिक से, ठीक है। हाँ बिल्कुल, क्या उत्तर है? सांबर। और सांबर नहीं आया लिखा हुआ तो क्या लिखा हुआ आ सकता है? शाकंभरी। क्या लिखा आ सकता है? शाकंभरी। शाकंभरी के चौहान कहते हैं ना, शाकंभरी के चौहानों से ही उत्पत्ति हुई वासुदेव से, और उसके बाद में शाखाएं डिवाइड हुई है, ठीक है। ले लो स्क्रीनशॉट। 21 प्रश्नों तक पहुंच गए और जो 21 में से 21 स्कोर करके बैठे हैं, बहुत अच्छी तरीके से आगे बढ़ रहे हो, ध्यान रखना। निम्न में से किस इतिहासकार ने राजपूतों को शक सीथियन जाति के वंशज बताया है? शक सीथियन जाति के वंशज बताया है। और मैंने जब याद करवाया तब आपको कहा था कि देसी विदेशी इस तरीके से ध्यान में रखना। शक सीथियन कैसे थे? बाहर से आने वाले शक सीथियन, ठीक है, विदेशी थे। तो यहां पे देखो, सीवी वैद्य, जीएच ओझा यानी गौरीशंकर हीराचंद ओझा, कर्नल जेम्स टॉड या चंद्र बरदाई। अब इसमें से देखो, सीवी वैद्य देसी है, जीएच ओझा देसी है, चंद्र बरदाई देसी है, विदेशी कौन है? कर्नल जेम्स टॉड। तो उत्तर क्या है? शक सीथियन बताने वाला कौन है? कर्नल जेम्स टॉड, घोड़े वाले बाबा, ठीक है कि नहीं? राजस्थान के इतिहास का जनक कहते हैं जिसे। कटिबंधु के नाम से कौन सा राजा प्रसिद्ध था? कटिबंधु, या तो आ सकता है क्या लिखा हुआ? कटिबंधु, या क्या आ सकता है? कवि बांधव। कवि बांधव, दोनों आ सकते हैं। बताओ। महाराणा सांगा, पृथ्वीराज चौहान, विग्रहराज चतुर्थ या सोमेश्वर? देखो, एक सोमेश्वर की एक बताता हूं मैं। अगर सोमेश्वर की उपाधि पूछी तो सिर्फ एक पूछेंगे, जो पूछी भी गई है और मैं बताई भी थी, और नहीं तो इसकी उपाधि कोई नहीं पूछेंगे। इसको कहा जाता था प्रताप लंकेश्वर। प्रताप लंकेश्वर की उपाधि धारण की थी, ठीक है। सोमेश्वर में पूछेंगे तो यही। पृथ्वीराज चौहान में तो दल पुंगल, राय पिथौरा वगैरह खूब सारी है, ठीक है। महाराणा सांगा की आपको बताई दी, और इसका जो उत्तर है वो है विग्रहराज चतुर्थ यानी कि विशलदेव। कटिबंधु या कवि बांधव के नाम से जाना जाता था। राजस्थान का वह शासक जिसने स्वयं भूमि ध्वंस, स्वयं भूमि विध्वंस भी कह सकते हो, स्वयं भूमि ध्वंस भी कह सकते हो, की नीति अपनाई। अब स्वयं भूमि ध्वंस है क्या? कि कोई बाहरी आक्रांता आता है तो अपने आसपास की खेती वाली जमीन वगैरह सारी जो है
उसे नष्ट कर दो, उसे जला दो, वो उनके उपयोग में नहीं आनी चाहिए। अपने दुर्ग में तो अपने सुरक्षित है और अपने पास में खाने पीने को फुल है, लेकिन जो बाहर सेना घेरा डाल के बैठी है उसको कुछ नहीं मिलना चाहिए। ये नीति अपनाने वाला जो शासक था राजस्थान का, वो था महाराणा प्रताप। कौन थे? महाराणा प्रताप ने ये नीति अपनाई थी स्वयं भूमि ध्वंस की। ठीक है, लियो स्क्रीनशॉट। आधे सवाल हुए अभी, 25वां सवाल। अच्छा, ये क्लास आप लोगों को अच्छी लगी है, इस तरीके से चलना चाहिए अपने को, तो बताना मुझे, ऐसी क्लासेस और भी लेके आऊंगा आप लोगों के लिए। ठीक है, राजस्थान का कौन सा शासक हस्मत वाला शासक कहलाता था? और आप लोगों की जानकारी के लिए बता दूं, ये कहा अफगानों ने था, अफगानों द्वारा कहा गया। यह भी लिखा मिल सकता है कि फारसी इतिहासकारों द्वारा कहा गया, ऐसा भी लिखा मिल सकता है। ठीक है, चलिए बताइए, रावचंद्र सेन, शेरशाह सूरी, मानसिंह प्रथम या राव मालदेव? अच्छा, आप लोगों की जानकारी के लिए बता दूं, जो उत्तर है उसे 52 युद्धों का विजेता भी कहा जाता है, 58 परगनों का शासक भी कहा जाता है। अब तो बताओ, बिल्कुल हस्मत वाला शासक कौन था? राव मालदेव, जिसने शेरशाह सूरी से लोहा लिया था। राठौड़ वंश का प्रथम शासक कौन था? इन ऑप्शन में से बताना है। राठौड़ वंश का शासन कहां रहा? ये पूछे कि राठौड़ वंश ने कहां कहां शासन किया, तो राठौड़ वंश ने, वैसे तो देखो किशनगढ़ वगैरह वो भी आएंगे, लेकिन मुख्य मैं दो बता रहा हूं, एक तो जोधपुर और एक बीकानेर। किशनगढ़ में भी है वैसे। ठीक है, तो इसमें से जो उत्तर है आप लोगों के, वो है राव जोधा। क्या है? जिसने जोधपुर बसाया 1459 के अंदर। यदि ये पूछते कि राठौड़ों का आदि पुरुष, ये पूछा जाता कि राठौड़ों का आदि पुरुष कौन था, तब आप क्या करते पता है? तब आप करते राव सिंहा। क्या करते हैं? राव सिंहा। ये चीजें जो है शब्दों का खेल है। मेवाड़ के गुहिल वंश का वास्तविक संस्थापक कौन था? अब यदि देखा जाए तो मेवाड़ का गुहिल वंश अपन ने पढ़ा, शिलादित्य, गुहादित्य, बहुत सारे आगे पहले ही पढ़ लिए, फिर बाद में पढ़ते हैं अपन बप्पा रावल। तो यहां पे पूछा गया है वास्तविक संस्थापक, तो जहां से बिल्कुल ऑथेंटिक जानकारी प्राप्त होती है वह है आपके बापा रावल ही है। कौन है? बापा रावल, जिसने हारित ऋषि के आशीर्वाद से और राष्ट्रसेनी माता के आशीर्वाद से मेवाड़ को स्थापित किया, मेवाड़ की सत्ता को स्थापित किया, स्टेबलाइज किया। ठीक है, ले लीजिए स्क्रीनशॉट। नेक्स्ट 28वां सवाल। मेवाड़ के किस शासक की मृत्यु के बाद मेवाड़ का गुहिल वंश सिसोदिया वंश कहलाया? गुहिलोत राणा के नाम से किसे जाना जाता था? अकबर, महाराणा प्रताप। अकबर से लोहा लिया महाराणा प्रताप को गुहिलोत राणा के नाम से जाना जाता था। गुहिल वंश मेवाड़ का वंश था और राजस्थान का सबसे यशस्वी वंश आप मान सकते हो इसे, सबसे प्राचीन वंश मान सकते हो, सबसे लंबा शासन करने वाला वंश मान सकते हो। यहां पे ये पूछा है कि ये सिसोदिया कब से कहलाए, और मैंने बहुत अच्छी तरीके से करवाया था। सिसोदिया इसलिए कह रहा है क्योंकि सिसोदा ग्राम के हम्मीर ने जो है इस शाखा को जीवित रखा और मेवाड़ वंश को जीवित रखा, इसलिए राणा हम्मीर। ठीक है, और इनसे पहले के जो कहलाते थे वो कहलाते थे रावल, पहले कहलाते थे रावल और बाद में कहलाने लगे राणा। ठीक है, इसका सही उत्तर क्या है? किसके बाद पूछा है? तो रावल रतन सिंह। अलाउद्दीन से संघर्ष करते समय रावल रतन सिंह, फिर बाद में यहाँ पे जौहर हुआ, साका हुआ, ठीक है, केसरिया हुआ, सब कुछ हुआ। रावल रतन सिंह के बाद में जो है राणा हम्मीर ने जो जीवित रखा है इस वंश को, इसलिए वो सिसोदा ग्राम के थे, तो फिर सिसोदिया वंश कहलाया। अलाउद्दीन खिलजी ने किस स्थान का नाम बदलकर खिजराबाद रखा? बताओ, उदयपुर, आमेर, चित्तौड़गढ़ या सिवाना? खिजराबाद। और ये खिजराबाद नाम रखने का उल्लेख जो है वो कहां मिलता है? बताया था लास्ट ऑब्जेक्टिव क्लास में, दाबाई पीर की दरगाह लेख में। खिज्र खां के नाम पे रखा गया था खिजराबाद। ठीक है, अलाउद्दीन खिलजी ने अपने पुत्र खिज्र खां के नाम पे खिजराबाद रखा था। तो इसका सही उत्तर क्या है? बिल्कुल चित्तौड़गढ़। क्या है? चित्तौड़गढ़। यदि सिवाना का पूछते तो सिवाना का नाम बदल के रखा गया था खैराबाद।
क्या रखा था? खैराबाद। जालोर का जलालाबाद। ठीक है। उदयपुर में पिछोला झील का निर्माण किसने करवाया? या फिर ये प्रश्न ऐसे भी बन सकता है कि उदयपुर में पिछोला झील का निर्माण किस शासक के समय हुआ? बताओ। राणा हम्मीर, राणा लाखा, राणा मोकल या राणा कुंभा? अगर कुंभा में तो पूछे तो है ना, ज्यादातर उपाधियां, ग्रंथ वगैरह ये पूछे जाते हैं कुंभा में, स्थापत्य वगैरह ये। इसका उत्तर तो आप लोगों को आता ही होगा। वह शासक जो मेवाड़ का, वह शासक जो सबसे लकी था, जिसके समय जावर में चांदी की माइन से कूद गई, पिछोला झील होगी। ठीक है। कौन था लकी? कौन था? राणा लाखा। आया था ना नारियल? याद आई बात? ठीक है, ले स्क्रीनशॉट। नेक्स्ट प्रश्न, जयपुर व जोधपुर राज्य की सेना के मध्य गिंगोली का युद्ध हुआ। वर्तमान में गिंगोली नामक स्थान राजस्थान में कहां है? यह गिंगोली का युद्ध हुआ था 1807 में। और किसको लेकर हुआ था विवाद? कृष्णा कुमारी, कृष्णा दे, क्या कह रहे हैं, राजकुमारी, कृष्णा कुमारी। हाँ, कृष्ण राजकुमारी, कृष्णा कुमारी। कहां की राजकुमारी थी? मेवाड़ की। ठीक है। इसको लेकर विवाद हुआ था और फिर बाद में गिंगोली के युद्ध में, गिंगोली का युद्ध हुआ और बाद में आखिर में कृष्णा कुमारी को दिया विष था। वैसे ये भी कहते कि आत्महत्या करनी पड़ी। ये मेवाड़ के लिए कलंक था इनकी मृत्यु होना। ठीक है। तो गिंगोली नामक स्थान राजस्थान में कहां है? पहले तो देखो अपन पढ़ते थे इसे नागौर में, लेकिन वर्तमान में इसे पढ़ेंगे अपन डीडवाना कुचामन। और स्पेशल जगह पूछ ले तो डीडवाना कुचामन में यह है पर्वतसर में। कहां है? पर्वतसर, डीडवाना कुचामन, गिंगोली का युद्ध। ठीक है। एक सिंगोली का युद्ध और हुआ था, सिंगोली बांसवाड़ा के अंदर है। खानवा के युद्ध में महाराणा संग्राम सिंह की सेना ने निम्न में से कौन शामिल नहीं था? मतलब राणा सांगा की सेना में निम्न में से कौन शामिल नहीं था? महमूद लोधी, हाकिम खां सूरी, हसन खां मेवाती या मालदेव राठौड़? बताओ कब हुआ युद्ध? 1527। खानवा का युद्ध कब हुआ? 1527 में। खानवा है कहां? भरतपुर में। भरतपुर में। खानवा का युद्ध हुआ किससे? बाबर से। किसके साथ में हुआ? बाबर के साथ हुआ। ठीक है। इससे पहले बयाना का युद्ध हुआ था, इसके बाद में 1 महीने का ही गैप रहा है, उसके बाद खानवा का। बताइए। देखो, 2 मुस्लिम सरदार आप लोगों को ध्यान रखना है, एक तो हसन खां मेवाती और एक हाकिम खां सूरी, और दोनों मेवाड़ की तरफ से लड़े हैं। हसन खां मेवाती लड़ता है खानवा के युद्ध में और हाकिम खां सूरी लड़ता है हल्दी घाटी के युद्ध में। तो यहां पूछा है कि खानवा के युद्ध में कौन शामिल नहीं था। ठीक है। तो यहां कौन शामिल नहीं था? हाकिम खां सूरी शामिल नहीं था, क्योंकि यह हल्दी घाटी के युद्ध में था और खानवा के युद्ध में तो हसन खां मेवाती था सेना नायक ही। ठीक है। देखो, जलालुद्दीन खिलजी ने किस दुर्ग पर विजय प्राप्त नहीं होने पर कहा था कि मैं इस दुर्ग को मुसलमानों के एक बाल के बराबर भी नहीं समझता हूं? या फिर यह भी आ सकता है, मुसलमान के दाढ़ी के बाल के बराबर भी नहीं समझता हूं। तो भाई क्या लेवने आयो अटे? जब नहीं समझता हूं तो यूं मौजी करने आयो के घूमने आयो? आणु ही कौन हो? बढ़िया बैठो हो महल में, आयो तो जीतने ही हो, पर हाथ नहीं आए तो क्या कहे, अंगूर खट्टे हैं साहब। रणथंभौर दुर्ग, कुंभलगढ़, गागरोन या चित्तौड़गढ़? बताओ देखे उत्तर। 33वें का जलालुद्दीन खिलजी है, ध्यान रखना, अलाउद्दीन नहीं है। एक चीज साथ में और ध्यान रखना कि रणथंभौर दुर्ग की कुंजी जो है वो जाइन दुर्ग को कहा जाता था। किसे? जाइन दुर्ग। यानी रणथंभौर को जीतने से पहले जाइन पर अधिकार करना पड़ता था। इसका जो उत्तर है मैंने यही बता ही दिया साथ साथ में। ठीक है ना, रणथंभौर दुर्ग है। रणथंभौर को नहीं जीत पाया था ना, क्या कि मैं इसे समझता नहीं, काली बात कर दी। ले स्क्रीनशॉट। 33 प्रश्न हो गए हैं। 34वां प्रश्न आप लोगों के सामने ये। राजस्थान में 1857 की क्रांति के समय यहां के एजेंट टू गवर्नर जनरल, यानी इसे क्या कहा जाएगा? एजीजी। एजीजी वो वाला नहीं है रे, विवाह पिक्चर वाला नहीं है, ये तो एजीजी ओरिजिनल ही है, एजेंट टू गवर्नर जनरल। राजपुताना रेजिडेंसी की स्थापना हुई थी राजस्थान के अंदर। किसकी?
पुताना रेजिडेंसी कब हुई थी? 1832 के अंदर, ठीक है। कहां हुई थी? अजमेर के मायने हुई। फिर 1845 में इसका मुख्यालय माउंट आबू भी किया गया, क्योंकि यहां पे गर्मी ज्यादा पड़ती थी, ठीक है। तो सबसे पहले जो एजीजी बनाया पहला वो लॉकेट था। कौन था? चैन का लॉकेट। अब आप लोगों को बताना है कि इसमें कौन है। कप्तान ब्लैक है, हेनरी लॉरेंस है, जॉर्ज पैट्रिक लॉरेंस है, कप्तान हीथकोट है। बताओ कौन? क्रांति के समय कौन था, ये बताना है। पहले तो गई बात, गई रात, गई बात, गई। अब बताओ जी, यहां पे आपका उत्तर क्या आता है? सर जॉर्ज पैट्रिक लॉरेंस, ठीक है। राजस्थान में 1857 की क्रांति सर्वप्रथम कहां से शुरू हुई? भारत में पूछे तो मेरठ से, ठीक है। कहां से हुई? भारत में मेरठ से। पहली घटना पूछे तो बैरकपुर छावनी। अपने राजस्थान में पूछे तो कहां से हुई? बताओ। 28 मई 1857 नसीराबाद, 3 जून 1857 नीमच, 21 अगस्त 1857 माउंट आबू, यानी कि ये एरनपुरा वाले थे। 9 सितंबर 1857 आहुआ। बताओ इसमें से उत्तर क्या है सही? पढ़ाइए आप लोगों को। उस समय छावनियां कितनी थी राजस्थान में? ये ऐसे ऐसे प्रश्न बनते हैं। राजस्थान में छावनियां थी 6। ट्रिक बताई थी ना, ए नन्नी ब्याह देखण चली, ठीक है। याद होना चाहिए, क्योंकि मैं वही प्रश्न करवा रहा हूं जो मैंने करवा रखे हैं थ्योरी में, जीजीडी पे पूरे। हाँ भैया, 28 मई 1857 नसीराबाद। नसीराबाद ही क्यों सबसे पहले? क्योंकि अजमेर के सबसे पास पड़ता था। अजमेर शस्त्रागार था, सबसे पास पड़ता था, वहीं से जो है क्रांति भड़क गई, ठीक है। ले लो स्क्रीनशॉट। 36वां सवाल, किस आयोग की सिफारिश पर आहुआ के ठाकुर कुशाल सिंह को रिहा किया गया? आज की क्लास में देखोगे तो आपने मतलब अपने बहुत सारे टॉपिक कवर किए हैं, है ना। तो एक तरीके से रिवीजन हुआ है पूरी तरह, बहुत सारा। बताओ, ट्रेंच आयोग, टेलर आयोग, आहुआ आयोग या बटन आयोग? तो देखो, दो तो ऐसे ही खारिज हो जाते हैं। आहुआ कोई आयोग नहीं है, आहुआ आयोग है ही नहीं, बटन आयोग भी नहीं है, ठीक है। अब बताओ, ट्रेंच आयोग या टेलर आयोग? दोनों टीटी। 1 घंटे की लगभग होगी ये क्लास। 1 घंटे में 50 प्रश्नों के उत्तर मिलते हैं और साथ में 50 फैक्ट एक्स्ट्रा मिल जाते हैं। क्या खोटी है कि नहीं? और साथ में कई चीजें याद हो रही है, रिवीजन हो रहा है। कोई गलत बात थोड़ी है, गलत सौदा है नहीं है। अरे जीजीडी और ओपीडी पे हो तो गलत सौदा तो है ही नहीं, फायदे की ये सारी बातें। तो भैया इसका उत्तर है टेलर आयोग, मेजर टेलर आयोग। इसकी सिफारिश पे जो है आहुआ के ठाकुर कुशाल सिंह को रिहा किया गया था। यदि 1857 की क्रांति के केंद्र देखें कि मुख्य केंद्र बताओ, 2 1857 की क्रांति के तो जितनी छावनियां थी उसमें से कोई भी नहीं था। एक तो था आहुआ और एक था कोटा, और दोनों ही छावनियां नहीं थे, ठीक है। ध्यान रखना। ट्रेंच आयोग का संबंध तो किससे रहा है? किसान आंदोलन से रहा है, जिसमें बिजोलिया किसान आंदोलन और बेंगू किसान आंदोलन, ठीक है। बात समझ गई? उत्तर क्या है? टेलर आयोग। मेहराब खां व जयदयाल ने कहां विद्रोह किया? कहां पे किया है भैया बताओ? एक तो आहुआ निपट लियो ऊपर, एक और आ जाइए। टोंक में, कोटा में, अजमेर में या धौलपुर में? उत्तर देने कई जने के गुरुजी उत्तर देने का टाइम तो दो, आप धड़ाधड़ चल रहे हो, ठीक है। कई जने 36 का ये, 37 का ये, 38 का ये, ऐसे साथ में भी टाइप कर रहे हैं, बढ़िया है। चलो, इसका उत्तर क्या है आप लोगों के? कोटा के अंदर। कोटा के अंदर विद्रोह किया, राम सिंह जी शासक थे और मेजर बर्टन जो था यहाँ का पॉलिटिकल एजेंट, पीए था, ठीक है। और सैडलर, कॉटम, ऑर्थर वगैरह सबको जो है क्रांतिकारियों ने टिका दिया था। नीमच से भागे अंग्रेज महिलाओं और बच्चों को किस गांव में सबसे पहले शरण दी? तो देखो, शरण वैसे जग मंदिर में दी थी। कहां दी थी? जग मंदिर में, जग मंदिर उदयपुर, लेकिन पिछोला झील के अंदर, ठीक है। लेकिन यहां क्या पूछा है कि सबसे पहले कहां शरण दी? तो सबसे पहले एक गांव में रुके थे, वहां से स्वरूप सिंह जी और ये आगे निकाल के लेके गए इनको, ठीक है। सावर्स और वो आए थे। अब देखो यहाँ पे चेलावास, कोठरिया, बिथोरा या डुंगला? तो बिल्कुल सही उत्तर क्या है? डुंगला। रुकाया किसने था? रुगाराम। डुंगला के रुगाराम ने यहां पे इन्हें शरण दी थी, ठीक है। ले स्क्रीनशॉट।
39। प्रश्न संख्या 39। निम्न में से क्या प्रजामंडलों का मुख्य उद्देश्य था? मुख्य उद्देश्य, जब मैंने पढ़ाई क्लास तो मैंने सब चीजें क्लियर करवाई थी। शासकों की सत्ता समाप्त करना, ब्रिटिश राज्य का अंत करना, नागरिक अधिकारों के लिए संघर्ष करना, सामाजिक कुरीतियां मिटाना। बताओ, प्रजामंडल, प्रजा का मंडल प्रजा के लिए काम करेगा, ठीक है, तो क्या काम करेगा? प्रजा का मतलब क्या है? नागरिक, ठीक है। तो शासकों की सत्ता समाप्त करना ये तो नहीं था उद्देश्य, ब्रिटिश सत्ता अंत करना ये भी उद्देश्य नहीं था, और कुरीतियां मिटाना भी उद्देश्य नहीं था। उद्देश्य क्या था? प्रजा के लिए संघर्ष करना है, ठीक है। भारत छोड़ो आंदोलन के संचालन हेतु आजाद मोर्चा का गठन किसने किया? तो देखो, एक चीज तो ये ध्यान रखो, आजाद मोर्चा का गठन तब हुआ जब जेंटलमैन एग्रीमेंट हुआ। और जेंटलमैन एग्रीमेंट कब होता है? 1942। किस किस के मध्य होता है? तो हीरालाल शास्त्री, और एक मैं भूल गया नाम, आप बताओ देखें, ऐसा हो सकता है क्या? ठीक है, हीरालाल शास्त्री और मिर्जा इस्माइल, यहां थोड़ी भूली जा रही, ठीक है। और ये भारत छोड़ो आंदोलन की जो धारा थी उसके खिलाफ था ये जेंटलमैन एग्रीमेंट। तो इन्होंने, कुछ लोग जो है विरोध करने थे, दिखती बात है, उस समय भारत छोड़ो आंदोलन का समय हुआ था। तो आजाद मोर्चा का गठन किया गया, जो किसने किया? बाबा हरिश्चंद्र ने, ठीक है। ये पूछते हैं, ये भी 1942 ही है, उसी समय की बात है। तो बाबा हरिश्चंद्र के नेतृत्व में आजाद मोर्चा अलग हो गया। किस राज्य के प्रजामंडल ने 1936 में कृष्णा दिवस मनाया? और ये भी बहुत अच्छे से पढ़ाया था, और जब ये प्रश्न बना था ना एग्जाम के अंदर तो कहीं नहीं मिला था। उस समय तो मैं तो किताबें लिखता ही नहीं था, मैं तो बाद में आया हूं, ठीक है। मार्केट में पता चला कि कई विद्यार्थियों को जो है पढ़ने में दुविधा हो रही है, तो हमें आना पड़ेगा भाई अब तो मैं तो बाद में आया हूं। उससे पहले जो है ये प्रश्न बना था, तो जब बना था तब कहीं नहीं मिला था, जब फिर उसके बाद में सभी जगह आने लगा कृष्णा दिवस। करौली, कोटा, जोधपुर, उदयपुर, खड़काऊ उत्तर, बिल्कुल मारवाड़, जोधपुर। कहा? मारवाड़ प्रजामंडल कह सकते हो, जोधपुर कह सकते हो। तोल आंदोलन वगैरह सारे यहां से संबंधित है। जय नारायण व्यास, ठीक है। राजस्थान का शेर, लक्कड़ व कक्कड़। लो स्क्रीनशॉट। 42 प्रश्न आपसे ये पूछना चाह रहा है कि चुन्नीलाल प्रभाकर और अमृतलाल पायक का संबंध किस प्रजामंडल आंदोलन से मुख्य तो जुड़ा हुआ था? तो थान ध्यान वे तो एक ट्रिक में बताई थी, कुबाडू जय प्रजा 42, 43, 44, 45, 45, 46, बड़े भोपे के पास भोग लगा के मीठी चुन्नी मंगा। आगे याद आई ट्रिक आई? जब मुझे याद है, इतने सारे प्रश्न मैंने आप लोगों को सॉल्व कराते हुए भी मुझे याद है, जबकि मैं तो मंदबुद्धि बालक ठहरा, और आप लोगों के अंदर तो बहुत सामर्थ्य है, और मेरे से तो बहुत ज्यादा इंटेलिजेंट हो आप सब, ठीक है। तो आप लोगों को तो याद ही होगी, ठीक है। कौन सा है प्रजामंडल? प्रतापगढ़। आया याद? कुबाडू जय प्रजा, प्र यानी प्रतापगढ़, झा यानी झालावाड़, चुन्नी मंगा चुन्नीलाल प्रभाकर, मांगीलाल भव्य। आगो याद आगो कि गुरुजी कोई डायरेक्ट देखेगा कि गुरुजी ये क्या थी, ये कौन सी कोडिंग थी? तो भैया ये कोडिंग है, ये पहले से डिकोड की हुई है। जीजीडी पे प्रजामंडल की क्लास देख लेना आप सर्च करके, जो भी क्लास देखनी हो ना, जो भी टॉपिक, यदि नहीं मिले ना डायरेक्ट कि कहां से ढूंढे, उस टॉपिक का नाम लिखो, पीछे जीजीडी लिखो, सर्च मार दो, पहले नंबर पे आ जाएगा। इतना तो आपके भाई का यूट्यूब मान रखता है कि हाँ भाई कोई जीजीडी नाम से सर्च कर रहा है, उस टॉपिक को तो पहले नंबर पे देना है, ठीक है। चलिए, स्वतंत्रता के समय राजस्थान की सबसे बड़ी रियासत कौन सी थी? स्वतंत्रता के समय देखो कैसे कैसे ध्यान रखोगे, क्या क्या पूछा जाता है। सबसे बड़ी पूछ सकते हैं, सबसे प्राचीन पूछ सकते हैं, और प्राचीन पूछ सकते हैं तो सबसे नवीन भी पूछ सकते हैं, और बड़ी पूछ सकते हैं तो सबसे छोटी भी पूछ सकते हैं। कहां समस्या है? ठीक है, बताते हैं आप लोगों को। अच्छा, सबसे बड़ी वाली बाद में बताएंगे क्योंकि प्रश्न में यही पूछा ना। हाँ, सबसे प्राचीन पूछे तो क्या ध्यान रखना है कि मेवाड़, सबसे नवीन पूछे तो क्या ध्यान रखना है? झालावाड़, सबसे छोटी पूछे तो क्या ध्यान रखना है? शाहपुरा। और अब आते हैं आपके उत्तर की तरफ जो है मारवाड़, ठीक है। सबसे बड़ी क्षेत्रफल की दृष्टि से पूछे तो
मारवाड़ा। आगे बात समझ। अगला प्रश्न देखो, विलय पत्र पर हस्ताक्षर करते समय किसने कहा था कि मैं अपने डेथ वारंट पर हस्ताक्षर कर रहा हूं? एडो कहने वाला कौन? हा विलय पत्र यानी कि भारतीय संघ में मिलने के लिए एकीकरण के समय की बात है। तो किसने कहा भाई? कहने का तात्पर्य यह था कि उनकी रियासत जो है अब राजस्थान में ऐसे संघ में मिल जाएगी, तो उनकी रियासत फिर वो सत्ता रही नहीं ना, इसलिए कहा कि मैं अपने डेथ वारंट पे साइन कर रहा हूं। और ये बहुत प्रसिद्ध कोटेशन है, और ये कहा था चंद्रवीर सिंह बांसवाड़ा ने। ठीक है, किसने कहा था? चंद्रवीर सिंह बांसवाड़ा, याद रखना। ले भाई आगे बढ़ो। 45वां प्रश्न आ गया है, मेवाड़ रियासत के सलाहकार जिन्होंने एकीकरण पर बल दिया। अच्छा प्रश्न है ना। मेवाड़ रियासत के सलाहकार जिन्होंने एकीकरण पर बल दिया। देखो वैसे तो शासक तो ये चाहते थे कि हमारी रियासतें अलग अलग रहे, और बहुत मतलब कोतक करियाबी के बाद में सब मिलिया है, लेकिन ये सलाहकार थे जो चाहते थे कि एकीकरण पे बल दिया है। वीपी मेनन, के.एम. मुंशी, सुभाष चंद्र बोस या जेबी कृपलानी? जेबी कृपलानी उदयपुर आए थे, ये बात सही है। ठीक है, वीपी मेनन रियासती विभाग के सचिव थे। सचिव किसके? यहां लिखना पड़ेगा, नहीं तो आप लोग। रियासती विभाग कब? 1947 में गठन हुआ था ना, 5 जुलाई। ठीक है, इसका उत्तर क्या है? के.एम. मुंशी, कन्हैयालाल माणिकलाल मुंशी, के.एम. मुंशी इसका उत्तर। ठीक है। और राजस्थान एकीकरण का प्रथम चरण किस नाम से जाना जाता था? तो प्रथम चरण में कौन कौन सी रियासतें शामिल थी? एबीसीडी, अलवर, भरतपुर, करौली, धौलपुर। और वो जानी किस नाम से जाती थी? मत्स्य संघ के नाम से जानी जाती थी। और ये मत्स्य संघ नाम भी के.एम. मुंशी ने दिया। ये नाम के.एम. मुंशी द्वारा दिया गया है। ठीक है। किस समिति की सिफारिश पर शेष बचा हुआ भूभाग अजमेर, आबू, देलवाड़ा सहित राजस्थान में मिलाया गया? बहुत अच्छी तरीके से आप लोगों को ये पूरी स्टोरी, पूरे कंसेप्ट क्लियर करा के बताया था। बताओ, फजल अली समिति, सत्यनारायण राव समिति, शंकर रावदेव समिति या शिव शंकर गोयल समिति? बताओ उत्तर। इसका उत्तर 47वां प्रश्न, यानी कि अब 3 प्रश्न दूर है अपन। 47वां, बिल्कुल फजल आयोग भी कह सकते हो और फजल अली समिति भी कह सकते हो। इसका उत्तर है आपके फजल अली समिति। 7वां चरण हो जाएगा, इसलिए मतलब होती फिर ये अंदर मिल गए, यानी कि 7वां चरण कंप्लीट। कितने चरण में हुआ है एकीकरण? 7 चरण में। कितना समय लगा? 8 वर्ष 7 माह 14 दिन। नेक्स्ट, राजस्थान में किसान आंदोलन का प्रारंभ कहां से हुआ? यानी कि सबसे पहला किसान आंदोलन कह सकते हो, सबसे संगठित किसान आंदोलन कह सकते हो, सबसे अहिंसात्मक किसान आंदोलन कह सकते हो, सबसे व्यवस्थित किसान आंदोलन कह सकते हो। सभी का उत्तर एक ही है, बिल्कुल सही जा रहे हो आप। और सबसे प्रमुख किसान आंदोलन भी कह सकते हो बिजोलिया किसान आंदोलन। 1897 से 1941 तक चला है। कितने? 44 वर्ष चला है लगभग। श्रीमती रमा देवी का संबंध राजस्थान के किस किसान आंदोलन से था? यह प्रश्न भी बना हुआ है, तो इसका भी उत्तर आप लोगों के क्या है? बिजोलिया किसान आंदोलन। और नानक भील और देवीलाल गुर्जर का संबंध निम्न में से किस किसान आंदोलन से था? बताओ, बेंगू से, बिजोलिया से, बूंदी से या मेवाड़ भील आंदोलन? बताओ। एक डाबी हत्याकांड हुआ था, आप लोगों को बताओ दो, उससे संबंधित है, उससे संबंधित प्रश्न है। इकराम हुसैन ने गोली चलाई थी। सही कह रहा हूं ना मैं? अच्छा, नानजी और ठाकरे जी वो कहां थे? एंटी बना था ना प्रश्न, एंटी बताया था आप लोगों को, पढ़ाया। उसके 2-4 दिन बाद ही कोई एग्जाम था, उसमें सवाल आया। नानजी और ठाकरे जी बिजोलिया वाले थे। यहां पे क्या आएगा? यहां पे आएगा बूंदी किसान आंदोलन। ठीक है ना, डाबी हत्याकांड। ठीक, देवीलाल गुर्जर और नानक भील का संबंध यहां से था। ठीक है, चलिए, तो 50 में से किसके कितने सही हुए ये बताना है। और बता दूं, वैसे आप ये क्लास कब देखोगे वो मुझे नहीं पता, लेकिन डिसाइड जो कर रखा है वो आज अंतिम दिन टेस्ट सीरीज ज्वाइन करने का। उसके बाद में इसकी रेट 65 से 70 भी हो सकती है, 75 भी हो सकती है, ये मैंने पहले से कह रखा है। और अपने कोई होली दिवाली ऑफर नहीं आते, एक बार रेट बढ़ गई वो बढ़ी हुई रहेगी, कभी फिर वापस जो है डाउन नहीं होती। सिर्फ डाउन कब होती है? एक्टिव स्टूडेंट के लिए जब टेस्ट सीरीज लॉन्च होती है तब रेट सबसे कम होती है, और उसके बाद में 5-10 रुपए की बढ़ोतरी होती है। जीएसटी और जोड़ दो और बढ़ोतरी मतलब हो जाती है फिर। और ये आप लोगों को बता रखा है। अब मुझे पता है कि अब है ना भीड़ बढ़ेगी, एंड टाइम पे दौड़ते हो आप,
और अब 12 बजे तक मेरे को पता है कि सर्वर डाउन कराओगे आप, तो ऐसा नहीं करना। कभी भी लॉन्च होती है ना तो उसको स्टार्ट में ज्वाइन कर लिया करो, ताकि बाद में सर्वर डाउन हो जाए फिर बाद में होश पोस होता है, यार सर हमें तो ज्वाइन करनी थी, नहीं हुई। तो ये मत किया करो, स्टार्ट में कर लिया करो, या फिर बाद में कर लेना, 5-10 रुपए का सवाल है, बढ़ जाए तब कर लेना, कोई दिक्कत नहीं, ठीक है। राजी रोवर है, और 5-10 रुपये भी बढ़ेंगे ना तो भी सस्ती है, तो भी ये मत सोचना कि सर के प्रॉफिट है। प्रॉफिट तो आप लोगों का ही है, मेरा प्रॉफिट सोच के कर रहे हो तो मत करना कभी ज्वाइन। लेकिन ये ध्यान रखना कि अब जैसे प्रश्न मिला देना सांख्यिकी वाले में से, अगर टेस्ट सीरीज में से भी बाहर गया तो मुझे बता देना सवाल, ठीक है। चलो, और ये बता रखा है। अच्छा, ये तो कॉम्बो वाला था। कॉम्बो के अलावा फर्स्ट ग्रेड सेकंड ग्रेड सारे नए जिलों के अनुसार अपडेटेड है। सेकंड ग्रेड एसएसटी की भी है, कॉमन टेस्ट सीरीज देख लेना, नवीनतम जिला दर्शन। अच्छा, जिला दर्शन और आरबीएससी का मिला के कॉम्बो भी दे दिया है। जिसने दोनों में से एक भी ज्वाइन नहीं किया वही कॉम्बो ज्वाइन करे, दोनों में से एक भी ज्वाइन कर रखी है वो अलग वाली ही करे। बार बार बताता हूं, फिर भी टेक्निकल टीम से आप अपाड़े खाते हो, वो ठीक बात नहीं है, ठीक है। चलिए अभी तो ये क्लास जो है यहीं पे करते हैं पूरी, और बताना कि क्लास कैसी रही। तो और क्लास आप लोगों के लिए लें, क्या करें, तो हम थोड़ा सा डिसीजन ले पाए, ठीक है। ऐसी ही क्लास बढ़िया लगे तो ऐसी ही और दे दूंगा मैं, ताकि प्रीवियस ईयर क्वेश्चन भी देखने को मिले और अपना लेवल भी जांचने को मिले, ठीक है। बढ़िया तरीके से शेयर करो, और ये ओपीडी को भी सब्सक्राइब करके अपना प्रेम जरूर दिखाना है, ठीक है साथियों। मिलते हैं अब अगली क्लास में, अगले वीडियो में, तब तक के लिए राम राम, जय हिंद।